हेलो एवरीवन, वेलकम टू एकलव्य क्लासेस। एकलव्य क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। और जैसा कि आप सभी को पता है कि लास्ट वाली क्लास में हमने पॉलिटी का लेक्चर सीरीज का फर्स्ट पार्ट डिस्कशन किया था। आज हम उसी पार्ट को इंट्रो जो है उस सेकंड पार्ट डिस्कशन करते हैं। मैं आपके साथ आशुतोष टेलर जुड़ चुका हूं। चलिए स्टार्ट करते हैं इस लेक्चर को। अगर स्टार्ट करने से पहले एक चीज़ है कि अगर आपको कोई भी क्वेरी हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट ज़रूर कीजिएगा, ताकि हमें पता लग सके कि आपकी क्या क्वेरीज हैं। और मैं खुद भी वो क्वेरीज देखूंगा और हमारी तरफ से सारी जो भी उसको देखेगा आपको रिप्लाई ज़रूर दिया जाएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं इस लेक्चर को। तो हम पढ़ रहे थे पॉलिटी के बारे में। पॉलिटी के बारे में हमने जितना डिस्कशन किया था, तो हमने यहाँ पर पृष्ठभूमि को पढ़ा था कि भाई इस लेक्चर में हम क्या क्या पढ़ सकते हैं और यहाँ पर क्या क्या किया गया, किस संविधान का निर्माण किया गया, किस लिए किया गया। ठीक है, तो हमने एक पहले जो पढ़ा था, एक एक्ट पढ़ा था, रेगुलेटिंग एक्ट। रेगुलेटिंग एक्ट के बारे में हमने डिस्कशन किया। कंपनी ने दो तरह के शासन किए थे और इसके दरमियान जो भी एक्ट्स आए हैं उन सब के बारे में हमने डिस्कशन किया। चलिए स्टार्ट करते हैं। रेगुलेटिंग एक्ट के बारे में आपको बता दिया था कि बंगाल में जो गवर्नर होते थे उनको गवर्नर जनरल का पद दिया गया और वॉरेन हेस्टिंग जो थे वो पहले गवर्नर जनरल बने थे। ठीक है, और शक्तियाँ डिस्ट्रीब्यूट कर दी गई थी, उनकी पावर्स को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया गया था। तो बंगाल, उड़ीसा और बिहार को अलग अलग दीवानी वसूल किया जाता था। वो चीज़ें अलग अलग कर दी थी, इन तीनों शक्तियों को अलग से वसूल किया जाता था। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। पॉलिटी के इस सेकंड लेक्चर में पिट्स इंडिया एक्ट के बारे में भी आपने पढ़ा होगा। हालांकि जहाँ तक मुझे विदित है, अगर आपने पहले का 1857 से पहले की जो भी चीज़ें पढ़ी हैं तो उसके अंदर आपने इसका डिस्कशन किया होगा। फिर भी हम एक बार इसको आपके सामने समझाते हैं कि पिट्स इंडिया एक्ट क्या था। चलिए, पिट्स इंडिया एक्ट जो था वो ये था कि रेगुलेटिंग एक्ट जो था उसी को ही थोड़ा सा उनके दोष जो थे या फिर उनकी जो कमियां थी, उनके जो ड्रॉबैक्स थे, उन्हीं को दूर करने के लिए ब्रिटिश संसद ने, मतलब ब्रिटिश शासन ने ब्रिटिश संसद के अंदर इसको संशोधित किया। तो ये संशोधन किया गया, मतलब इसको वापस मॉडिफाई किया, तो ये किया गया था 1781 में। 1781 के अंदर इसको री अरेंज किया गया था, इसकी ड्रॉबैक्स को दूर करके। तो उसके दरमियान उन्होंने इस एक्ट को एक्ट ऑफ सेटलमेंट बोला था। क्या बोला था? एक्ट ऑफ सेटलमेंट। एक्ट ऑफ सेटलमेंट, ठीक है, एक्ट ऑफ सेटलमेंट भी इसको बोला था कि सेटलमेंट करते हैं। तो इसमें तीन चीज़ें हुई थी। तो इसमें पहली चीज़ हुई थी वो ये हुई थी कि राजनीतिक मामले जो भी थे, यहाँ पर जो भी राजनीतिक मामलों का प्रबंधन था, उसके नियंत्रण के लिए एक बोर्ड को स्थापित किया, एक कंट्रोल को गठन किया गया कि भाई यहाँ पर जो भी पॉलिटिकली जो भी प्रॉब्लम्स आ रही हैं उनको फेस करने के लिए, उनको देखने के लिए, उनको ट्रीट करने के लिए आप एक कंट्रोल बना लीजिए। ठीक है, बोर्ड ऑफ कंट्रोल बनाइए। तो उसका गठन किया गया। तो इस एक्ट के अंदर द्वैत शासन, मतलब ड्यूअल गवर्नेंस जो थी उसका प्रारंभ किया गया, मतलब केंद्र में अलग रहेगी और राज्य को अलग तरीके से ट्रीट किया जाएगा। तो यहाँ पर द्वैत शासन को प्रारंभ किया गया। ठीक है, पहली चीज आती है द्वैत शासन। द्वैत शासन के बाद हम अगला पॉइंट आता है कि मुंबई मद्रास जो थे उनको प्रेसिडेंसी दी गई। प्रेसिडेंसीज भी गवर्नर जनरल एवं उसके मंत्रिपरिषद के अधीन दी गई, मतलब उन्हीं को दी गई कि आप उनके ऊपर भी गवर्नेंस करेंगे। ठीक है, गवर्नर जनरल को ही कहा गया। कौन कौन सी थी? तो इस एक्ट के अंदर, कौन से? पिट्स एक्ट के अंदर मद्रास और मुंबई, मद्रास और मुंबई को भी क्या कर दिया गया? प्रेसिडेंसियां दी गई। ठीक है, इसी के साथ में तीसरी जो चीज थी वो ये कही गई कि पहली बार भारत में क्या कर सकते हैं कि भारत में कंपनी के अधीन क्षेत्र को ब्रिटिश आधिपत्य मतलब का क्षेत्र है, मतलब ब्रिटिश कंपनी का क्षेत्र बनाया गया। ठीक है, कंपनी को क्या कर दिया गया? अधीन कर दिया गया इस क्षेत्र के, कि आप किसके अधीन हैं? ब्रिटिश आधिपत्य, मतलब ब्रिटिश जो शासन है उसके अधीन है। तो ये चीजें पिट्स एक्ट में बोली गई थी। पिट्स एक्ट की आपको तीन बातें ध्यान रखनी है। मैं एक बार रिवाइज कर देता हूँ कि इस एक्ट को क्या बोलते हैं? सेटलमेंट का एक्ट बोलते हैं। और इसके साथ में क्या किया गया कि इसके साथ में एक
कंट्रोल बोर्ड की स्थापना की गई, बोर्ड ऑफ कंट्रोल की स्थापना की, जो राजनीतिक मामलों को प्रबंधन करता था या नियंत्रण करता था। नियंत्रण बोर्ड की स्थापना की गई, ठीक है। कंट्रोल बोर्ड की स्थापना की गई, क्यों? क्योंकि उनको पॉलिटिकल जो भी प्रॉब्लम्स थी उनको सॉल्व करने के लिए, ठीक है। ये नोट में है। इसके साथ में अब आपको 3 चीज़ें याद रखनी है। पहली चीज़ है कि इस एक्ट के अंदर द्वैध शासन की नीति को प्रारंभ किया गया, ठीक है ना। मद्रास और मुंबई के अंदर इन्होंने प्रेसिडेंसियां बनाई, जहां पर गवर्नर जनरल जो थे उन्हीं की अधीन थी, उनकी परिषद और उनके अधीन थी, ठीक है ना। शक्तियां डिस्ट्रीब्यूट कर दी गई थी। तीसरी चीज जो आती है वो पहली बार क्या किया गया कि कंपनी के अधीन ही ये शासन, मतलब भारत के अंदर, भारत में कंपनी के अधीन क्षेत्र जो था उसको ब्रिटिश शासन को आधिपत्य का क्षेत्र कहा गया। मतलब जो कंपनी के अधीन है वो सारा ब्रिटिश शासन के अधीन है। ये चीजें यहाँ पर बोली गई। तो पिट्स इंडिया एक्ट जो आया था 1784 के अंदर आया था। चीज आपको ये एक्ट याद रखना है कि 1784 के अंदर कौन सा एक्ट आया था, तो पिट इंडिया एक्ट। अगर वन डे एग्जाम में अगर क्वेश्चन पूछा जाएगा तो डे वाइज कंटिन्यू पूछा जाएगा। अगर आप आईएएस वगैरह की तैयारी कर रहे हैं तो ये तीनों लाइन से आपको स्टेटमेंट दे दी जाएगी और ऊपर पूछ लिया जाएगा इनमें से कौन सा नहीं है, या फिर कौन से 2 हैं या कौन सा 1 है, ठीक है ना। ये ऐसा क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। तीनों चीजें पूछ के आपको उसका 1 का सॉल्यूशन पूछ लेगा कि आंसर क्या होगा, ठीक है। चलिए अगला चलते हैं, चार्टर्ड एक्ट। अब ये यहाँ पर कंटिन्यू आप देख रहे होंगे, चार्टर्ड एक्ट, चार्टर्ड एक्ट, चार्टर्ड एक्ट 1833, 1853, 1858, तो ये सारा कंटिन्यू आ रहा है। तो ये एक ही एक्ट को वापस री किया गया है, तो इसको हम डिस्कशन करते हैं, ठीक है। 1813 को हम डिस्कशन करते हैं। चार्टर्ड एक्ट 1813। तो चार्टर्ड एक्ट 1813 के अंदर क्या कहा गया कि कंपनी जो है वो भारत के अंदर व्यापार का एक अधिकार को समाप्त कर दिया गया। मतलब इसके अंदर ये कहा गया कि आप, ऐसा नहीं है कि सिर्फ भारत के अंदर ब्रिटिश कंपनी ही आकर शासन करेगी या व्यापार करेगी, माफ़ी चाहूँगा थोड़ा सा टंग स्लिप हो गई। तो यहाँ पर ये चीज़ बोली गई कि आपको एक ही के लिए नहीं होना है, भारतीयों का जो व्यापार है उसका एक अधिकार को समाप्त कीजिए। और यहाँ पर चाइना से तथा चाय के व्यापार को अधिकार से 20 वर्षों के लिए कंपनी के हाथ में ही रख दिया गया। मतलब एक अधिकार को समाप्त किया गया कि भाई एक ही कंपनी के एकाधिकार को समाप्त करके चाय का जो अधिकार था चीन से तथा चाय के व्यापार को एकाधिकार के लिए कंपनी के हाथों में दे दिया गया। चाय का यहाँ से भारत में पहले के समय में चाय का डिस्ट्रीब्यूशन बहुत ज़्यादा होता था, तो चाय के डिस्ट्रीब्यूशन को ज़्यादा होने के कारण उन्होंने 20 ईयर्स के लिए क्या कर दिया, 20 ईयर्स के लिए ये कंपनी के हाथ में दे दिया, 20 ईयर्स के लिए, ठीक है। टी का जो बिजनेस था उसको कंपनी के हाथ में दे दिया और चाइना के लिए भी इन्होंने रास्ता खोल दिया, ठीक है। एकाधिकार को समाप्त किया, भारतीय व्यापार पर एकाधिकार को समाप्त किया। इस चीज को नोट कीजिएगा कि भारतीय व्यापार पर एकाधिकार को समाप्त किया, ठीक है। चेक। इसी के अंदर अगला पॉइंट आता है कि इन्होंने क्या किया कि कुछ महत्वपूर्ण कार्य जो थे, सबसे महत्वपूर्ण कार्य थे इस एक्ट के, वो ये थे कि कलकत्ता, मुंबई, मद्रास की सरकार द्वारा बनाई गई विधियों को इन्होंने क्या किया, ब्रिटिश संसद के अंदर इन्होंने अनुमोदन अनिवार्य कर दिया। मतलब आप वहां पर आए, अनुमोदित करें, आप वहां पर आकर क्या करें, अनुमोदन करें, या फिर अपने बारे में जो भी आपने किया है, जो भी प्रोसेस किया है, जो भी कार्य हो रहे हैं उसका लेखा जोखा वहां पर ब्रिटिश संसद में दें, ठीक है ना। क्योंकि प्रेसिडेंसीज बना दी गई थी तो वहां का कार्य सारा ब्रिटिश शासन के अधीन आ गया था। तो ब्रिटिश शासन को यहाँ पर हर टर्म रिपोर्ट, उनकी जो एनुअल रिपोर्ट थी या मंथली रिपोर्ट थी, वो सारी वहाँ पर जमा करानी ही पड़ती थी। ये यहाँ पर एक्ट बना दिया गया। किन किन को बनाया गया, तो मैं यहाँ पर नाम लिखता हूँ कि इनके कार्य किसके, कलकत्ता, मद्रास, मुंबई, मद्रास, कलकत्ता, इनके जो कार्य थे वो वहाँ पर आकर आपको क्या करने हैं, वहाँ पर आकर बताने हैं, ठीक है। ये यहाँ तक का आपको समझ में आया होगा, आई होप। 2 एक्ट आज कर लेंगे, धीरे धीरे करते हैं, जो भी प्रोसेस होगा अपन उसको कंटिन्यू करेंगे और इस लेक्चर सीरीज को कंटिन्यू करेंगे ताकि थोड़ा पढ़ेंगे, अच्छा पढ़ेंगे, समझ में आएगा। अगला इसका था एक्ट, इसके अंदर ये बोला गया था कि कंपनी की भागीदारी जो थी भारतीय राजस्व में 10% मतलब 10% प्रॉफिट के ऊपर लाभांश के हेतु निश्चित की गई। मतलब कंपनी को क्या होगा, 10% का प्रॉफिट होगा ही होगा। ये चीज़ भी बहुत बड़ी प्रॉफिट की बात बोली गई थी कि भाई कंपनी को क्या है
10% का प्रॉफिट होगा। इस एक्ट के अंदर ऐसा बोला गया है। कंपनी की जो भागीदारी थी, भागीदारी को भारतीय राजस्व में, मतलब इंडिया का जो राजस्व बनेगा या फिर इंडिया का जो टैक्स पेयर्स होंगे, टैक्स बनेगा, तो उसके अंदर क्या होगा, कंपनी का 10% का प्रॉफिट रहेगा। ठीक है, यहाँ तक आई होप आपको समझ में आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। बाय बाय, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, शाइनिंग ऑफ।